अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, पीटीआई के असेंबलियां तहलील करने के ऐलान के बाद मुल्क की सियासत में नई हलचल मच गई है। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से राब्ते तेज कर दिए गए हैं और पंजाब असेंबली को बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस जैसे अदम एतमाद का वोट और गवर्नर राज के कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि उनकी जमात रमजान से पहले 20 मार्च तक नए इंतखाबात चाहती है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन के अलावा दीगर ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं और नून लीग ने तमाम फैसलों का इख्तियार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दे रखा है। दूसरी जानिब पीडीएम ये चाहती है कि असेंबलियां मुद्दत पूरी करें और इंतखाबात अगले साल अगस्त के बाद हों। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत को फौरी असेंबलियां जो तोड़ने का उनका इरादा है, क्या तहरीक इंसाफ अब हुकूमत को फौरी इंतखाबात पर मजबूर कर सकेगी या नहीं? इसके लिए हमारे साथ पैनल पे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, मुनीफ फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब। शहजाद इकबाल साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 मार्च तक इंतखाबात चाहती है, जबकि पीडीएम फौरी इंतखाबात पर अब तक राजी नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, मजीद अगस्त तक का वो टाइम मांग रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या तहरीक इंसाफ अब हुकूमत को फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जा सकती है, मजबूर कर सकती है? देखें, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मेरे ख्याल से पिछले अप्रैल में ही चाहती थी कि असेंबलियां तहलील हो जाएं और इलेक्शन हो जाए, लेकिन जो भी उनकी टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी रही है दबाव डालने की, उसमें उनको नाकामी हुई है। पहले वो कौमी असेंबली से बाहर आ गए इस्तीफे दे के, तब भी इलेक्शंस नहीं हुए। जब वो बाई इलेक्शंस जीते, उनके बाद उनको लगता था कि शायद माहौल बन जाए कि असेंबलियां तहलील हो जाए और जनरल इलेक्शंस की तरफ मामला चले जाए, तब भी नहीं हुआ। जनरल बाजवा पे प्रेशर डाल के कोशिश कर ली, तब भी वो इलेक्शन लेके नहीं दे सके उनको। लॉन्ग मार्च कर लिया और लॉन्ग मार्च से भी उनके जो मतलूबा नताइज थे वो उनको नहीं मिले, ना तो इन्फ्लुएंस कर सके चीफ की अपॉइंटमेंट, ना ही इलेक्शंस की तारीख उनको मिल सकी। अब ये एक फाइनल जो एक कार्ड है तहरीक इंसाफ के पास, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली तहलील कर दें, जो ऑब्वियसली कोई नई चीज़ नहीं है। ये सवाल उनको एक अरसे से पूछा जा रहा था, लेकिन उस वक्त वो तैयार नहीं थे। अब उन्होंने जिक्र तो किया है इसका, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक हतमी मराइल में ये बात पहुंची नहीं है। उनकी मीटिंग्स हैं अपने पार्लियामेंटेरियन से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों या पंजाब के हों, और उसके बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर ये मूव करते हैं तो सामने से जो ऑपोजिशन है केपी में या पंजाब में, या जो हुकूमत है वफाक में, वो क्या रिएक्ट करेगी, उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद होंगे। आपने सुना होगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से तैयारियां हो रही हैं, तो वो अपने ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं कि अगर हम एक सियासी मूव चलते हैं तो उसका काउंटर मूव क्या होगा। क्योंकि कौमी असेंबली में भी जब इस्तीफे दिए उन्होंने, उस पर बाई इलेक्शन तो नहीं हुए, उनके कहीं इस्तीफे कबूल मंजूर नहीं हो रहे, कहीं पे वो खुद पिटीशन लेके चले गए। तो इसलिए मेरे ख्याल से बड़ा एक एक्सट्रीम मूव होगा ये तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसलिए इस पे इतना सोचो विचार किया जा रहा है कि इस हद तक जाएं या ना जाएं। क्योंकि कोई अगर गवर्नर राज लग जाता है मिसाल के तौर पे, जो लगना मुश्किल है, तो फिर सूरत हाल कहां होगी। और अगर मामला फिर भी जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते और सिर्फ 2 असेंबलीज की इलेक्शन के हद तक रहते हैं मामला, तो फिर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये उसी सूरत मुमकिन है कि मार्च में इलेक्शंस हो जाए जब ये दोनों असेंबलियां तहलील करेंगे। लेकिन ये आई डोंट नो, हमने कभी ये देखा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ हो कि 2 सूबाई असेंबलियों में तो इलेक्शन हो रहा हो, लेकिन जो बाकी सूबाई असेंबली है या वफाक है, वहां पे इलेक्शन ना हो रहा हो। ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ है। प्रोविंशियल इलेक्शंस और जो कौमी असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, जो जनरल इलेक्शंस, वो हमेशा साथ ही हुए हैं। तो इसलिए ये कैसे पुश करेंगे समझ नहीं आ रहा, और क्या वजह होगी। या तो हालात वाकई इतने बिगड़ जाए कि फिर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। अदरवाइज मेरी अभी जब रिसेंटली मुराद अली शाह साहब से भी इस हवाले से बात हुई थी, तो वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं समझते हैं कि शायद हुकूमत तोड़े तहरीक इंसाफ, और अगर तोड़ भी देते हैं तो हम क्यों सिंध असेंबली तोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ तो मुश्किल है ये कहना कि हालात चले जाएंगे मार्च तक, जो फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश है। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमने ये दोनों असेंबलीज तहलील करती हैं और ऑपोजिशन कोई रुकावट नहीं डाल सकती, तो मेरे ख्याल से इन 2 असेंबलीज तक तो हो जाएंगे इलेक्शन। जनरल इलेक्शंस का कहना मुझे लग रहा है मुश्किल है मार्च तक। मुनीब, आपके पास आएंगे। जिस तरह शहजाद भी बात कर रहे हैं कि आम इंतखाबात होते जल्द नहीं दिखाई दे रहे, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को फौरी इंतखाबात पर प्रेशराइज कर सकेगी, मजबूर कर सकेगी? मुनीब, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके अंदर एक मजबूर कर सकना या ना कर सकना वो तो बात की बात है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है
कि सीसीआई ने, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये फैसला किया था कि मुल्क में 7वां सेंसस होना है। जो पहला उसका शेड्यूल था वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक था, लेकिन इसी माह के बहरहाल में दूसरे हफ्ते में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने ये चीज बताई कि उसकी जो डेट है, क्योंकि कुछ मसला है वसाइल का और कोई शायद प्रोक्योरमेंट्स होनी है, वो नहीं की गई, जिसकी वजह से अब उसे डिले कर दिया गया है और वो फरवरी के पहले हफ्ते से मार्च तक शायद अब वो सेंसस होगा। तो जो एक सेंसस की सी सूरत हाल है वो तो कंप्लीट, आपको पता है सेंसस कंडक्ट होता है, इसका रिकॉर्ड कंपाइल होता है, फाइनल आउटकम आता है। तो मुझे तो वैसे भी नहीं लगता कि शायद ये टेक्निकली पॉसिबल हो कि उन दिनों में कोई इलेक्शन की सूरत हाल हो सके। हाँ, ये बात अपनी जगह जरूर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे तो वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करवा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे हैरानी कम से कम पंजाब की हद तक मुस्लिम लीग नून पर भी होती है कि अगर आपने वाकई उन्हें रोकना है, पंजाब गवर्नमेंट को या चौधरी परवेज इलाही साहब को, तो आप क्यों नहीं तरीके अदम एतमाद जमा करवा देते चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। ठीक है, कामयाब होना ना होना, वोटिंग होना, वो तो एक बाद का प्रोसीजर है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट का या चौधरी परवेज इलाही साहब का मौकफ है कि नहीं, एग्जिस्टिंग सेशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, उसमें इबाम पहले ये था सिर्फ कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था, और हम सबको इनफैक्ट बहुत से लोगों को नहीं पता था कि एक ऐसा सेशन जो कि परवेज इलाही साहब ने, जाहिर बात है स्पीकर ने प्रोरोग होने नहीं दिया, वो जिसमें वजीर आला का इंतखाब हुआ था। अब उस सेशन के अंदर तो तरीके अदम एतमाद नहीं आ सकती थी, ये तो सेटल्ड प्रिंसिपल है। इस सेशन के अंदर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कंडक्ट होता है, उस पर वोटिंग होती है, वहां पर बिजनेस सिर्फ यही हो सकता है आईनी तौर पर। लेकिन वो सेशन प्रोरोग हो गया, अब एक नया सेशन है। जितने भी, अगर आप पंजाब असेंबली के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उनका मुताला करें या इवन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखें, तो उसमें किसी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि जो बार करता है कि एग्जिस्टिंग सेशन के अंदर जो चल रहा हो उसके अंदर तरीके एतमाद टेबल नहीं की जा सकती या उसके ऊपर नोटिस इशू नहीं हो सकते। हाँ, कोई नई तावील पेश कर सकता है कि वोटिंग के लिए कोई अलग दिन या अलग सेशन मुकर्रर कर लिया जाए। लिहाजा ये बात अभी अपनी जगह, इसमें भी एक ऐसी कैफियत मौजूद है। दूसरा एक और इसकी प्रैक्टिकल साइड भी है। देखिए, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े जीरक सियासतदान है, उन्होंने इमरान खान साहब को इस बात का इदराक करवाया है कि देखिए, आज तो आप प्रोटेक्शन एंजॉय कर रहे हैं, आप केपी का हाउस जाके बैठ जाते हैं, आप गवर्नर हाउस या चीफ मिनिस्टर हाउस केपी में बैठ जाते हैं, केपी का जो चीफ मिनिस्टर हाउस है वहां बैठ जाते हैं, जाके पंजाब आते हैं तो पूरी पंजाब आपको प्रोटेक्शन देती है गवर्नमेंट। लेकिन वंस दिस इज नॉट देयर, तो देखिए वफाकी हुकूमत तो अपनी जगह मौजूद होगी और वफाक की दस्तरस भी होगी और वफाक एक्सरसाइज भी कर सकता है। तो फिर आपको वन फाइन डे FIA अगर आपको गिरफ्तार करने आती है या नैब आपको गिरफ्तार करने आती है, कोई और इदारा आता है, फॉर दैट मैटर वफाकी पुलिस आती है, तो कौन रोकेगा और कौन प्रोटेक्शन देगा आपको? ये एक बहुत, मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल और बड़ी सेन एडवाइस है जो बताया जा रहा है कि चौधरी साहब ने दी है कि फिर ये प्रोटेक्शन तो आपके पास नहीं होगी जो पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में आज इमरान खान साहब के पास है। लिहाजा तहरीक इंसाफ एक बहरान जरूर पैदा कर सकती है, एक सियासी ऑप्शन है, उसे एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये किस हद तक होगा, दिस इज येट टू बी सीन। सही। साफी साहब, जो मुनीब बात करें, तहरीक इंसाफ सियासी बहरान पैदा करने में कामयाब हो जाएगी फिर? नहीं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अब किसी को किसी काम पे मजबूर नहीं कर सकती। जो तहरीक इंसाफ के लिए अदलिया को मजबूर कराते थे, जो मीडिया को मजबूर कराते थे, जो उनके लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर कराते थे, जो उनके लिए सियासी जमातों को मजबूर कराते थे, जो उनके लिए बाकी सियासतदानों को मजबूर करा के PTI की तरफ लाते थे, वो लोग चले गए और अपने जोरे बाजू पे आज तक PTI ने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता ये जो आगे अगर कुछ कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे तो वो फिर मौजूदा हुकूमत की अपनी हरकतों की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि चूचू का मुरब्बा है। और फिर ये है कि इन तीन बड़ी पार्टियों ने अपने लिए बारगेनिंग आपस में की है, वजारतें वगैरह तकसीम की हैं, लेकिन छोटी जमातों को, मसलन आज तक ANP को कुछ नहीं मिला है, शेरपाव साहब को कुछ नहीं मिला है, अख्तर मेंगर साहब के मुतालबात तस्लीम करना इतना आसान नहीं है। MQM के साथ जो कमिटमेंट जरदारी साहब ने की थी उसको पूरा करने में वो लेतुलाल से काम ले रहा है।
तो ये चूंकि जब बाहर के दुश्मन का आपको खतरा होता है तो उसकी वजह से आप यूनाइट रहते हैं। अब चूंकि पीटीआई का खतरा टल गया है हमेशा के लिए, अब वो किसी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में नहीं रही, तो अब इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो सकती है। तो उसके नतीजे शायद अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाए तो हो सकता है, लेकिन पीटीआई अब किसी को किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी। पीटीआई के माँ बाप मर गए, यतीम हो गई बेचारी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इरशाद भट्टी साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वक्त कम है, असम्बलियाँ तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं कर सकते। पीडीएम दूसरी जानिब फौरी इंतखाबात पर राज़ी नहीं है। इस सब का एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे या जल्द होंगे? आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? देखिए जनाब स्पीकर, ये मामला अगर मरदमशुमारी का मामला है या मरदम सैर यूरोप की मरदम शनासी का मामला है, सियासी मसला है या टेक्निकल मसला है, इमरान खान की प्रोटेक्शन का मसला है या नवाज शरीफ साहब की प्रोटेक्शन का मसला है, फ़र्ज़ कर लें पीटीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए मजबूर नहीं कर पाती इस चूं चूं के मुरब्बे को, फ़र्ज़ कर लें इलेक्शन वक्त पर ही होते हैं। सवाल तो बड़ा ये है, और असल सवाल ये है, क्या पीडीएम मुल्क चला पाएगी, मुल्क संभाल पाएगी, मसाइल हल कर पाएगी? क्या इस सियासी अदम इस्तेकाम में मुआशी इस्तेकाम आ पाएगा? क्या इस नफ़रत तकसीम के माहौल में 24 करोड़ के बुनियादी मसाइल हल हो पाएंगे? क्या ये आग और पानी का जो मिलाप है ये कायम रह पाएगा? अगर गुज़रे 7 माह की कारकर्दगी देखें तो आपको ये बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। मुल्क डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़तरनाक हद तक ये इमरान खान के दौर में नहीं था। ज़र मुबादला 4-5 हफ्तों का ये इमरान खान के दौर में नहीं था। IMF नाराज़, चलो दोनों धड़े इसमें कबूल। डॉलर महंगाई बेकाबू, इमरान खान का दौर बेहतर था। बिजली के बिल और गैस आवाम की पहुंच से बहुत दूर, ये इमरान खान के दौर में इतना नहीं था। बकौल सोहेल वड़ैच साहब के, क्या ये कंपनी चल पाएगी? अच्छा, अब आगे आ जाएं, अब ऊपर देख लें। 27 किलोमीटर की 72-73 वजीरों मशीरों की 14 जमाती या 10 जमाती या 3 जमाती वफाकी हुकूमत जो इखलाकी बरतरी के बगैर चल रही है, जिसकी पार्लियामेंट ऐसी है कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं। अब अगर नीचे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं या इमरान खान निकल जाते हैं, गवर्नर राज लग जाता है या असम्बलियाँ ना तोड़ने या ना तोड़ने की जंग शुरू हो जाती है, तो इस 24 करोड़ के मुल्क का क्या बनेगा? कहा जा रहा है, आखिरी बात जनाब स्पीकर, कहा जा रहा है इस वक्त इलेक्शन में गए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सवाल ये है, अगर इसी तरह मुल्क चलता रहा तो क्या हम मुआशी दिवालियापन से बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। ये कंपनी नहीं चल पाएगी, सियासी इस्तेकाम नहीं आ पाएगा, लिहाजा बैठना पड़ेगा, मुत्तफिक होना पड़ेगा, इलेक्शन की किसी ना किसी तारीख पे इकट्ठा होना पड़ेगा, बातचीत करनी होगी, मुज़ाकरात करने होंगे। इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल, सलीम साफ़ी और मुनीफ फारूक हमारे साथ इस अहम टॉपिक पर मौजूद थे कि क्या तहरीक इंसाफ अब हुकूमत को फौरी इंतखाबात पर मजबूर कर सकेगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद इसी पैनल के सामने एक और अहम मौजू, एक और अहम सवाल सामने रखेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। मुल्क में बच्चों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और सूबा पंजाब में बच्चों और ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में सर फहरिस्त है। SSDO की रिपोर्ट के मुताबिक रमा साल 2022 के इब्तदाई 10 माह में 4,503 बच्चों और 3,088 ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। बच्चों के साथ ज़्यादती के 27% केसेस सिर्फ लाहौर में पेश आए। पंजाब पुलिस में PTI की जानिब से इस्लाहात लाने की बातें की जाती रहीं और कई बार अहम ओहदों पर तब्दीलियां भी लाई गई हैं, तो फिर पंजाब पुलिस बच्चों और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम क्यों नज़र आ रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। मुआशरे में ख़वातीन और बच्चों के साथ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात की आपको क्या वजह सामने आती है, क्या नज़र आ रही है? हमने देखा कि अवेयरनेस अब ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा आगाही मुहिम चल गई है, लेकिन
सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है? देखिए मुबश्शिर, मैं समझता हूँ कि ये मामला सिर्फ ख़वातीन और बच्चों तक महदूद नहीं है, बल्कि चूँकि इस मुआशरे में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं रही और जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला मामला रहा, तो इसलिए हर जगह पे जिस ताकतवर का जितना बस चलता है वो कमज़ोर का इस्तेहसाल करता है और ये तह दर तह होता है। बाकी जो ये अभी ख़वातीन और बच्चों के हवाले से आपने अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो देखिए, बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के असल मसाइल ये है, बढ़ती हुई आबादी है, ये जो हमारा मसलन सोशल मीडिया का दौर आ गया है, बिल्कुल हम एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। वो चीज़ें जो कि हम 16, 17, 20 साल की उम्र में देखने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, आज मोबाइल की सूरत में हर बच्चे के हाथ में हैं। और इस वक्त तो एक सबसे बड़ा रिस्क हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे की हिफाजत और तरबियत का है। और फिर पता नहीं कि ये टेक्नोलॉजी मज़ीद आगे जाके दुनिया को कितना बदलेगी। तो हमारे यहाँ गुर्बत है, नई टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल कम और मनफी इस्तेमाल ज़्यादा है। फिर हमारी सोसाइटी, ये मीडिया, हम लोगों ने और सोशल मीडिया ने एक ये किया कि पहले तो हर कोई अपने अपने एक जजीरे में बंद था। हमने उनको दिखा दिया कि भाई बाहर की दुनिया में कितनी तरक्की है, कितनी खुशहाली है, क्या कुछ है। तो या यहाँ के अपर क्लास की ज़िंदगी उन्होंने देख ली तो उनकी ख्वाहिशात बढ़ गई। दूसरी तरफ गुर्बत इंतहा को पहुँच गई पिछले सालों में, सिर्फ आज से ये बात नहीं है। और इसी तरह तरबियत का कोई माहौल नहीं है, तालीमी इदारों की अबतर सूरत हाल है, असातिज़ा की अबतर सूरत हाल है। इस नई टेक्नोलॉजी से इवन हमारे असातिज़ा भी वाकिफ़ नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी को एक अजीब व गरीब, यानी एक तरफ ज़हनी इंतशार, डिप्रेशन, बेरोज़गारी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और लाकानूनियत, तो उसकी वजह से वो तबकात अपने अपने वो ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कहीं मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो आधी से ज़्यादा कौम, बल्कि हम भी नफ्सियाती मरीज़ हो गए हैं, शक्ल और नोयत मुख्तलिफ होती है। तो हमें इस रियासत को फोकस करना चाहिए इस पे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप देखें कि पिछले 10-12 साल से न हमने मीडिया पे ये चीज़ें डिस्कस की, न किसी और जगह कर दी। हम सारा जी 4 हल्के खोले, बंद करे, फला आर्मी जी बन रहा है, फला नहीं हो रहा है, उसको पकड़ो, उसको ना पकड़ो, ये एहतसाब ये हो रहा है, चेयरमैन नैब ने ये किया, इसकी वीडियो आ गई, इसकी ऑडियो आ गई। तो ये पूरे मुआशरे के लिए एक चैलेंज है और हुकूमतों की नाकामी तो है अपनी जगह पे। लेकिन मसलन आपने इसमें सिर्फ पंजाब का जिक्र किया, सिंध में भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई बेहतर नहीं है, बाकी जगहों पे भी हर तरह के जराइम जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए हम मीडिया से भी ये इल्तिजा करते हैं और हम अपने ये सियासतदानों से भी कि ये जो तू मैं हैं, ये केसेस पकड़ दकड़, इसको लाना उसको छोड़ के इस मुल्क और कौम को ये जो असल चैलेंजेस दरपेश है उनके बारे में कोई लायामल बनाया जाए। सही। शहजाद, जिस तरह साफ़ी साहब भी बात करें, आप क्या इसमें ऐड ऑन करेंगे? और हमने पंजाब का इसलिए जिक्र किया कि पंजाब इन तमाम तर वाक़यात में सर फहरिस्त है और PTI की जानिब से इस्लाहात भी लाई गई थी पंजाब पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस के लिए, लेकिन बच्चों और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में पंजाब पुलिस भी नाकाम है, दीगर सूबों का भी यही हाल है। शहजाद, आप क्या ऐड ऑन करेंगे? बतौर रियासत क्या ज़िम्मेदारी बनती है, बतौर इंडिविजुअल हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस चैलेंज से निपटने के लिए? जी बिल्कुल मुबश्शिर, ये गालिबन पंजाब के नंबर्स हैं जो आप शेयर कर रहे हैं, बट अक्रॉस पाकिस्तान सूरत हाल यही है। और हम देख रहे हैं कि जो केसेस हैं बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने के, उसमें इजाफा हो रहा है। एक तो मेरे ख्याल से पहले के मुकाबले में रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आई बिलीव ये नंबर्स जो हैं अंडर रिपोर्टेड हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बड़ा कॉमन ये एक एलिमेंट है कि इस तरह का कोई वाक़या अगर घर में होता भी है तो आप कोशिश करते हैं, बदनामी होगी तो आप दबा देते हैं, माशरा विक्टिम ब्लेमिंग करता है तो आप चाहते हैं कि ठीक है जो चीज़ हो गई है ख़त्म करें। इस तरह के वाक़यात खासतौर पर छोटे शहरों में आपको बहुत देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस बढ़ी है, रिपोर्टिंग बढ़ी है, लेकिन फिर भी आई बिलीव ये नंबर्स अंडर रिपोर्टेड है।
अब ये वजह क्या है इस वक्त होने की, मेरे ख्याल से एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सलीम साफी साहब ने कहा, ये तरबियत का अमल है, खासतौर पे लड़कों की, मर्दों की। वो घर से शुरू होता है, फिर वो आपके टीचर्स के थ्रू होता है। तो वहां पे मेरे ख्याल से एक तो हमें अपना फोकस बढ़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं निगलेक्शन है, तभी आप देख रहे हैं कि इस क्रिमिनल माइंडसेट के लोग ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये छोटा क्राइम नहीं है, एक बड़े हम जुर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी की वजह से हम देखते हैं कि कुछ आप साइकोलॉजिकल प्रेशर्स में हो सकते हैं, लेकिन इंसान चोरी कर सकता है, डाका डालता है अपना पेट पालने के लिए, ये कर रहे होते हैं। और बड़े शहर दुनिया भर में आप देखें कि वहां पे ये एलिमेंट आपको ज्यादा मिलेगा, कि जहां बेरोजगारी होगी वहां पे क्राइम बढ़ेगा। लेकिन ये क्राइम पर्टिकुलरली सेक्सुअल हैरेसमेंट का या फिर ज्यादती का, ये मेरे ख्याल से एक नॉर्मल माइंडसेट नहीं है। इसके लिए आपको अच्छा खासा इंसान को एक क्रिमिनल माइंड होना चाहिए, तभी ये उस तरफ जाके करेगा। तो मेरे ख्याल से एक तो वो तरबियत का अमल जरूरी है, बच्चों के लिए अवेयरनेस कैंपेन ज्यादा से ज्यादा चलाई जाए। और दूसरा मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे यहाँ जो कवानीन एग्जिस्टिंग मौजूद है, क्या उनके तहत हम इन लोगों को सजाएं दिलवा भी सकते हैं या नहीं दिलवा रहे। हमारा क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाने में कामयाब होता है, या कहीं ना कहीं ये कुछ अरसा जेल में रह के छूट जाते हैं अदम शवाहिद की बुनियाद पर या किसी और रीजन की वजह से। मेरे ख्याल से ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तरबियत के साथ साथ आप जो आपके कवानीन है, जो गिवन लॉज हैं आपके, उसके मुताबिक इनको सजा हो, इनकी कन्विक्शन तो हो कम से कम। अगर वो खौफ नहीं होगा किसी को, किसी क्रिमिनल को, कि मैंने पकड़ा ही नहीं जाना या मैंने आखिर में छूट जाना है, तो मेरे ख्याल से फिर ऑब्वियसली आप ख़त्म नहीं कर सकते इस तरह के वाक़यात। तरबियत और क़वानीन के मुताबिक सज़ा देने की ज़रूरत है। और जिस तरह हम बात करें कि मुल्क में बच्चों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती के जो वाक़यात हैं, इसकी रोकथाम की कोशिशें पहले भी की गई हैं। इसके बावजूद ऐसे वाक़यात के बढ़ने की वजूहात पर शहजाद इकबाल और सलीम साफ़ी साहब की राय आपने जानी। इरशाद भट्टी और मुनीफ फारूक की क्या राय है, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क में बच्चों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और सूबे पंजाब के हमने कुछ स्टैट्स सामने रखे। सूबे पंजाब ऐसे वाक़यात में सर फहरिस्त है। बाकी सूबों की भी तकरीबन यही सूरत हाल है। और ऐसे वाक़यात के बढ़ने की वजूहात क्या हैं, सलीम साफ़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब ने अपनी राय हमारे सामने रखी। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या वजूहात लगती हैं? देखिए भाईजान, सवाल पर आने से पहले ये इसी तंजीम का गालिबन सर्वे है, और ये सर्वे है FIR, पुलिस FIRs पर मुश्तमिल है। इसी सर्वे में गालिबन है कि पंजाब में रोज़ाना औसतन 16 ख़वातीन से ज़्यादती होती है। हर घंटे में एक खातून का अगवा होता है, और जबरी जिनसी ज़्यादती में पंजाब पहले नंबर पर है। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो पुलिस FIRs में है, यानी यह जो सामने आती हैं, इससे कहीं ज़्यादा सामने ही नहीं आ पाता पूरे पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि आपने कहा ख़वातीन और बच्चों को क्या तहफ़्फ़ुज़, क्यों तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं? इस मुल्क में सवाल एक है कि 5% के अलावा किसको आज तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? आज अब आ जाइए कि ये वजह क्या है? वजह है बोसीदा निज़ाम इंसाफ, बदबूदार निज़ाम इंसाफ, जहाँ गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, लुट भी जाता है और वो रुल भी जाता है। वजह है जज़ा सज़ा का ना होना, यानी छूट जाते हैं सारे लोग करके 2-4 महीने 2-4 साल जेलों में, और उसके बाद निकल जाते हैं। वजह है सोशल प्रेशर और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन, यानी सोशल प्रेशर इतना पड़ता है जब कोई इस तरह का होता है, सुलह कर लो, फलाना कर लो, बिरबरादरी, पंचायत और पुलिस थाने में ही आधा केस ख़त्म हो जाता है। वजह है गुर्बत, बेरोज़गारी, फ्रस्ट्रेशन, घुटन और शऊर आगाही का ना होना। और वजह है इखलाकियात का दिवालियापन। उस्ताद हसन निसार साहब याद आ रहे हैं कि इस मुल्क में सबसे बड़ा बुरान मुआशी नहीं है, इखलाकी है। अच्छा, आज आखिरी 2 जुमले। आज इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के थाने, कचहरी, मस्जिदें, मदरसे, स्कूल, हत्ता के घर तक महफूज नहीं हैं। आज आप मुझे बताएं, आज एक अकेली खातून जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकती है? थाना तो रिलीफ गाह है ना, नहीं करवा सकती। अच्छा, और आज हम इस मुल्क में क्या हम अपने बच्चे को अकेला बाहर भिजवा सकते हैं? नहीं भिजवा सकते। लिहाजा रियासत ख़त्म हो गई है, हुकूमती रिट है कोई नहीं, आइन और कानून खिलौना बन गया है।
और जिसका जहाँ चाहता है, एक माफियाज के अंडर मुल्क है, जहाँ चाहता है इज्जतें लुट रही हैं, मुल्क लुट रहा है, खजाने लुट रहे हैं और क्या क्या नहीं लुट रहा। और वो फिर उस्ताद हसन निसार साहब याद आ रहे हैं कि ये मुल्क टुटन और लुटन वास्ते बनिया सी, टुट भी गया और लुटिया भी गया। सही, जो बात की है हर तरह किस्म से। बिल्कुल, इरशाद भट्टी साहब ने जो बात की है, शहजाद इकबाल भी इससे पहले बात कर रहे थे। मुनीब, आपको क्या लगता है, समाजी तरबियत की तो यकीनी तौर पर ज़रूरत है, क़वानीन के मुताबिक सज़ा मिलना मुल्ज़िमान को बहुत ज़रूरी है। इस तरह के जो विक्टिम्स होते हैं वो जाते भी हैं, रिपोर्ट नहीं होती चीज़ें, वही बात जो भट्टी साहब कर रहे हैं कि थानों में ही सुलह करवा दी जाती है। तो इसका आपका क्या एनालिसिस है इस तमाम तर मामले पर? देखिए, अगर बहुत ही आप कोई पढ़ा लिखा व्यू अगर इस पे या कोई कायदे के मुताबिक हो, वो तो यही कि कानून तो खैर मौजूद है, उसकी इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। तरबियत की बात साफी साहब ने भी की, शहजाद इकबाल साहब ने भी की। ये बात दुरुस्त है कि हमें अपने जो घर में बच्चे हैं, बेटे खास तौर पर, उनकी तरबियत पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए और उनको शुरू से इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि अगर कोई किसी के साथ वो शायद पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, आगे हायर लेवल पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में या इवन सोशल गैदरिंग्स में, तो खवातीन का एहतराम करें, खुद को कोई सुपीरियर ना समझें और खवातीन को भी अपने जैसा इंसान समझें। तो ये तो और कोई एंटाइटलमेंट ना समझें कि आप मर्द हैं तो आपको कोई खुसूसी एंटाइटलमेंट है नेचर की तरफ से, ऐसा नहीं है। तो पहले तो हमें अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को अच्छा इंसान बनाने की जरूरत है। ये काम तो हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, ताकि फिर जब वो स्कूल में जाएं तो उनका कॉन्डक्ट अच्छा हो, आगे हायर एजुकेशन में जाएं तो वो अच्छा हो। ये तो वो बात है जो कि कायदे के मुताबिक है या समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि जो एक कंसर्निंग पाकिस्तानी या एक फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तानी की है, वो ये कि ऐसे लोग जो कि इस तरह के मजमूम जराइम के अंदर मुलविस होते हैं, दे डोंट डिजर्व एनी मर्सी। फ्रैंकली, ये मैं कोई इसका हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं आर्ग्यू करते करते शायद रुक जाता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल जो पुलिस मुकाबले हैं वो नहीं होने चाहिए या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग जो इस तरह के हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं उनको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए। कानूनी तौर पर मैं मजबूर हूँ, मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ और मैं वही बात करना चाहता हूँ, लेकिन बहैसियत एक आम इंसान अगर मैं हर चीज साइड पर रख दूं तो मेरा भी दिल ये कहता है कि उस बाप पर या उस माँ पर क्या गुजरती है जिसकी मासूम बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके लिए तो दुनिया वहां खत्म हो जाती है, उसके लिए तो कानून, तरीकाकार, प्रोसेस, प्रोसिक्यूशन, एविडेंस, ये तो चीजें कहीं दफन हो जाती हैं। उसके लिए तो या उस बच्ची की या उस बच्चे की लाश होती है, अगर वो मार दी जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है ज्यादती के बाद, या उसकी तबाह हाल जिंदगी होती है जो साने के बाद होती है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता, और मैं जी मुबशर जी साफी साहब, मैं मुनीब फारूक साहब ने जो बात की, यकीनन उनके जज्बात हमारे भी हैं कि जो लोग इस तरह के जराइम के मुर्तकिब करार पाते हैं तो वो किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं हैं और वो इंसान नहीं बल्कि वो दरिंदों के ज़मन में शुमार होते हैं। लेकिन आप देखें कि जिन अक़वाम ने इस तरह की चीज़ों पे काबू पाई है तो उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या इस तरह की पुलिस को इख्तियार देने या किसी और इदारे को उस पर नहीं, बल्कि उन्होंने कानून के यकसा इतलाक़ के ज़रिए इस चीज़ को इंश्योर कराया है। दूसरा फिर ये कि अगर आप एक मामले में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या अरेस्ट की इख्तियार दे देते हैं तो ये फिर पाकिस्तानी सोसाइटी है, ऑलरेडी हमें मिसिंग पर्सन और पता नहीं किन किन चीज़ों का सामना है। लेकिन देखिए इस मुल्क में तो ये हालत है जो पहले भट्टी साहब ने बात की थी कि सिर्फ बच्चे और ख़वातीन नहीं, कानून नाफिज करने वाले, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के इब्तदाई दिनों में इस्लामाबाद से पेशावर के एक एसपी को उठाया गया और दावड़ साहब को, ताहिर दावड़ साहब को, और वो गायब हुए। और उस वक़्त की हुकूमत ने कितनी लंबी लंबी वो छोड़ी थी असम्बली के फ्लोर पे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वो एसपी था,
उसने मुझे आपको इस तरह के बेटे को बेटी को उनको तहफ़्फ़ुज़ देना था और फिर कुछ अरसे बाद उसकी लाश अफगानिस्तान से बरामद हुई। आज तक एसपी लेवल पे भी इंक्वायरी नहीं हुई कि ताहिर दावड़ को किसने उठाया, किसने मरवाया, किसने क्या कर दिया। तो मेरे ख्याल में इसका जो बेहतरीन हाल है वो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड कानून का इतलाक हो और हम ये जो बिल्कुल साफी साहब, वक्त कम है और आप जिस तरह बात करें कि अक्रॉस द बोर्ड कानून का इतलाक बहुत ज़रूरी है और जिस तरह चारों ही तज़ियाकारों ने बात सामने रखी है कि इसका आगाज़ अपने घर से किया जाए, बेटों की तरबियत से किया जाए, इखलाकी तौर पर समाजी तरबियत की जाए और क़वानीन के मुताबिक सज़ाएँ मिलना इन मुल्ज़मान को बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, मुनीर फ़ारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।